हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी क्या है, हिंदी शब्द का अर्थ क्या है और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है और हिंदी की जननी किसे माना जाता है, हिंदी कब से प्रारंभ हुई थी। तो हम एकदम हिंदी व्याकरण की सीरीज चलाने वाले हैं, जिसका ये आपका पहला वीडियो होगा और इसमें हम बात करेंगे जैसे कि हिंदी क्या है, यही सब बात करेंगे। छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं दिमाग की, जो हमें नहीं समझ में आती हैं, एकदम बेसिक है। और हिंदी व्याकरण का हम सीरीज इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमें एकदम बेसिक आना चाहिए इसका। और इस वीडियो में हमें एकदम बेसिक से बात करेंगे कि हिंदी होती क्या है भाई, हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति क्या होती है, कैसी हुई थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत होती है। तो बस हम वही कर रहे हैं कि आप लोग अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी से जितने भी बेसिक बनते हैं उसको आप लोग पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में हम छोटे छोटे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करके अपना डाउट देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि हिंदी क्या है, ठीक। तो हिंदी है कि हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी जो है विश्व की एक प्रमुख भाषा है। जिस प्रकार अंग्रेज़ी होती है, पंजाबी होती है, मराठी होती है, रूसी होती है, फ्रांस की भाषा होती है, तो ऐसे फ्रेंच करके होती है। तो उसी प्रकार जो हिंदी है एक प्रकार की भाषा है। भाषा क्या है? भाषा जो हम बोलते हैं उसे समझ सकते हैं, ठीक है। भाषा अपने मन के भाव या विचारों को, आपने परिभाषा पढ़ी होगी ना, मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और उसे समझ सकता है व्यक्ति दूसरा वाला, तो उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा डाउट होता है भाषा, यानी कि जो हिंदी एक प्रकार की भाषा है और जो भारत की एक ये राजभाषा है, ठीक है। हिंदी अगर कोई पूछता है, जैसे कॉमन क्वेश्चन है कि भाई अगर हिंदी पढ़े तो हिंदी क्या है, तो आप सभी बता सकते हैं कि हिंदी एक विश्व की एक भाषा है और यह भारत की एक राजभाषा है। बस आपका इतना में हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डाउट है कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये डाउट भी एक कॉमन है और थोड़ा सा अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग थोड़ा सोचते होंगे। तो हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंद की भाषा, ठीक है। दूसरे डाउट का आंसर है हिंद की भाषा। हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंद की भाषा, ठीक है। बहुत सा बेसिक क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हमारा थोड़ा सा लॉन्ग आता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप लोगों को 2-3 वर्ड बहुत ज़्यादा आने चाहिए। कैसी, क्यों, कहाँ, कब, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड हैं तो ये सब आपको आने ही चाहिए। क्यों हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई थी। तो सबसे पहले हमें बात करना है कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है, ठीक है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में या फिर कोई कंपटीशन क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव की तरीके से पूछता है कि हिंदी शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो आप बता सकते हैं संस्कृत से, ठीक है। और सिंधु जो है, सिंधु हम कहते हैं सिंधु नदी को, किसको कहते हैं? सिंधु नदी को कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद समझते हैं कि सिंधु नदी कहाँ है। अगर हमें सिंधु नदी है तो सिंधु नदी भाई कहाँ है, अगर नहीं है तो कहाँ थी, यानी अगर है भी तो कहाँ है और अगर थी तो कहाँ थी। तो इसको मैं बता देता हूँ कि सिंधु नदी कहाँ है। सिंधु नदी ईरान के आसपास थी और ईरान का प्राचीन नाम था पारसिया और फारस, यानी कि ईरान को हम पारसिया भी कहते हैं, फारस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पारसी लोग रहते थे, इसीलिए हम पारसिया कहते हैं। समझ में आया? और ये जो ईरान है ये आजकल का नाम है, ठीक है, वर्तमान समय का ईरान नाम है। इससे पहले इसका नाम था पारसिया, ठीक है। इसको हम कहते थे पारसिया। क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ पे पारसी लोग रहते थे। और फारस भी कहते थे। अब फारस क्यों कहते थे इसे मैं भी आगे बताने वाला हूँ फुल डिटेल के साथ। इसके बाद आता है सिंधु नदी के, हाँ ये डाउट आपका मेन है क्योंकि यहीं से हिंदी शब्द की उत्पत्ति स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं भी, सिंधु नदी के पश्चिम की जो लोग थे, यानी कि जो सिंधु नदी थी उसके पश्चिम की ओर, जैसे मान लो अगर ये सिंधु नदी है और पश्चिम की दिशा है, उसकी ओर जो रहते थे, जो लोग रहते थे उन्हें हम आर्य कहते थे,
ठीक है। और आर्य लोग क्या थे, भारतीय थे। समझ में आ रहा है ना, कि जो सिंधु नदी थी उसकी पश्चिम की ओर जो थे वो कौन थे, आर्य लोग थे। और आर्य लोग को हम भारतीय भी कहते थे, मतलब भारतीय ही थे। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी के पश्चिम की ओर कौन लोग रहते थे या रहने वाले लोगों को हम क्या कहते थे, तो आर्य कहते थे। समझ में आया। और इसके बाद में आता है कि ईरानी लोगों के, जो ईरान के लोग थे, जैसे सिंधु नदी था, सिंधु नदी के जो सिंधु नदी थी वो ईरान के आसपास थी। और ईरानी लोगों की कुछ जो भाषा थी उनके अक्षरों में थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ही आपका मेन स्टार्ट होता है हिंदी वाला। तो ईरानी लोगों के कुछ अक्षर जो लोग अलग अलग पढ़ते थे, ठीक है, अलग पढ़ते थे या कहते थे। जैसे जो सा अक्षर होता था वो ईरानी लोग उसको हा कहते थे, और ता था था शब्द को वो ता कहते थे। क्या कहते थे, ता। ऐसे है दा और धा को वो लोग दा कहते थे। क्या कहते थे, दा। ऐसे पा और फा है, पा और फा को वो लोग पा कहते थे। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो ईरान के लोग थे, वो ईरानी लोग जो थे वो अपने जो लेटर थे उनका नाम अलग पढ़ते। जैसे अगर मान लो कहीं पर सा लिखा है तो उसको क्या पढ़ते, हा पढ़ते। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने पूरा अपनी भाषा में लिख दिया है कि आप लोग समझ सकते हैं, समझ जाएं। जैसे लिखा है, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी को कहते थे, मतलब जो सिंधु नदी थी। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए सिंधु लिखा है, ठीक है, सिंधु। अभी मैंने क्या बताया कि ईरान की भाषा में अगर मान लीजिए सिंधु को आप क्या पढ़ेंगे, चलिए मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए ईरान में रहते हैं, तो जैसे वो जो सिंधु है तो सा को ईरान लोग पढ़ते थे, ईरानी लोग हा, तो यहाँ पे हम कर दिए हा, ये हो गया ही, और ना को कर दिए ना। और ये जो धा था, ठीक है, धा को हम किस में चेंज कर दिए, दा में। किस में चेंज कर दिए, दा में। तो यहाँ पे हो गया दा, और छोटाओं की मात्रा लगा दिए। ये हो गया हिंदू, का हो गया हिंदू। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। समझ में आ रहा है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे जो ईरानी लोग थे वो हिंदू नदी कहते थे, जो सिंधु नदी थी उसे हिंदू नदी कहते थे। उसी प्रकार अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो लेटर, यही लेटर का चेंज है जो डायरेक्ट सिंधु नदी से हिंदू नदी बना। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं इधर आगे, आर्य लोग जहाँ रहते थे, ठीक है, आर्य लोग जहाँ रहते थे उसे ईरानियों ने हिंद कहा था। क्या कहा था, हिंद। जैसे जो सिंधु नदी थी ईरानियों ने उसे हिंदू नदी कहा, और जो आर्य लोग मतलब सिंधु नदी के पश्चिम की ओर रहते थे और जहाँ पर वो ईरानी लोग रह रहे थे, मतलब सॉरी ईरान लोग नहीं, आर्य लोग जहाँ रह रहे थे उसे हिंद कहा था। ठीक है, किसने कहा था, ईरानियों ने कहा था। समझ में आ रहा है ना। ईरानियों ने आर्य लोग जहाँ रहते थे उसी जगह को कहा हिंद। क्या कहा था, हिंद। ये सब चेंजिंग देखिए, अगर मान लीजिए सिंधु नदी के आसपास है तो उसको आप कहते हैं सिंध के लोग। क्या कहते थे, सिंध के लोग। तो उसी प्रकार यहाँ भी चेंज हो गया कि हिंद के लोग। समझ में आ रहा है ना, हिंद के लोग। इसके बाद में और क्या कहा था, सिंधु नदी के पश्चिम के जो निवासी थे उन्हें कहा हिंदू। क्या कहा था, हिंदू। उस जगह को कहा हिंद और वहाँ के लोगों को कहा हिंदू। समझ में आ रहा है ना। ये देखिए, यहीं से हिंदू शब्द भी उत्पन्न हुआ, हिंद शब्द भी उत्पन्न हुआ, और हिंदू नदी भी उत्पन्न हुआ, और यहीं से आपका हिंदवी और हिंदी भी उत्पन्न होगा। थोड़ा सा आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंधु नदी के पश्चिम की जो निवासी थे उन्हें ईरानियों ने क्या कहा था, हिंदू। क्या कहा था, मतलब क्या कहा था, हिंदू। और इन्हीं निवासियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी, अब देखिए यहाँ से अब हिंदी स्टार्ट होने वाली है, कि जो ईरानी थे वहाँ के जो निवासी थे आर्य लोग जो भाषा बोलते थे उसे क्या कहा, हिंदवी। क्या कहा था, हिंदवी। पहला पॉइंट क्या था कि जो सिंधु नदी थी ईरानियों ने हिंदू नदी कहा, और बाद में जहाँ पर वो आर्य लोग रहते थे उन्हें हिंदू कहा, और जहाँ पर भी वो रहते थे हिंद कहा, और जो भाषा वो बोलते थे उसे हिंदवी कहा। और जैसे मान लो हिंदवी क्या है भाई, हिंदवी ऐसा है कि ऐसा है ये वर्ड कि जो आर्य लोग जहाँ रहते थे, ठीक है, वहाँ जो भाषा बोलते थे उससे ही हिंदवी कहा था।
और हिंदी भी कैसे, मान लीजिए आप ईरान में रहते हैं तो ईरान में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे हम ईरानी कहते हैं। नेपाल में अगर रहते हैं तो वहाँ की जो आप भाषा बोलेंगे उसे हम नेपाली कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। ऐसे करके हम कह सकते हैं, अगर हम हिंद में रहते हैं, क्या अगर कहाँ रहते हैं, हिंद में रह रहे हैं, तो वहाँ की बोली को क्या कहा था, हिंदवी कहा था। समझ में आ रहा है ना। जहाँ पर रह रहे थे, हिंद में रह रहे थे, तो वहाँ की भाषा को हिंदवी कहा था। क्या कहा था, हिंदवी। ठीक है। और बाद में यही आगे चल करके हिंदी बना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यही हिंदवी बोली से ही आगे सुधार करते करते भाषा बनी आपकी हिंदी। आई होप कि आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हिंदी शब्द उत्पन्न कैसे हुई थी। समझ में आ रहा है ना। देखिए कितने कितने डाउट थे आप लोगों को, सारे क्लियर मैं करते चलूँगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हिंदी क्या शब्द है, हिंदी का अर्थ क्या है और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डाउट है आपका, हिंदी किस भाषा का शब्द है। अभी भी मैंने पहले बताया हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी शब्द का अर्थ है। ठीक है, मतलब फारसी भाषा का शब्द है। अभी मैंने बताया था ईरान को, थोड़ा सा रुक जाइए, ध्यान से देखिए। ईरान को मैंने बताया था कि ईरान को हम पारसिया भी कहते थे। क्या कहते थे, पारसी, यानी कि पारसिया के नाम से तो इसे कहते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि ईरानी लोग जो थे पा को क्या पढ़ते थे, फा पढ़ते थे। तो वैसे यहाँ पा की जगह पे हम रख दिए फा और ये बन गया फारसी। क्या बन गया, फारसी। ऐसे करके सब चेंज हुआ। समझ में आ रहा है ना। यानी कि आप ईरान को चाहे पारसी कहें, ठीक है, मतलब पारसी नहीं कह सकते, पारसिया कह सकते हैं, और वहाँ के लोगों को पारसी कह सकते हैं, और उसका दूसरा नाम भी फारसी है। समझ में, चाहे फारसी भाषा फारस भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, ईरान भी कह सकते हैं, पारसिया भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी शब्द किसकी देन है। तो ये तो आसान भाषा है, मैंने पहले आसान क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि हिंदी शब्द किसकी देन है, तो ये ईरानियों की है। समझ में आ रहा, या फारसियों की देन है या पारसियों की देन है। मतलब एक आंसर अभी मैंने बताया ना, ये फारसी भी लिख सकते हैं कि फारसियों की देन है, पारसियों की देन है, तीन भाषा में कह सकते हैं। हिंदी शब्द की शुरुआत कब हुई थी, तो हिंदी शब्द की शुरुआत लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। ठीक है, ये पढ़ा लिखा हुआ है कि लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। अब हम बात करते हैं, और हाँ, ईरानियों ने हिंदुस्तान को, मतलब हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान भी नाम दिया है। याद रखिएगा, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान का भी नाम दिया है। कैसे दिया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि वहाँ जो सिंधु के लोग थे, ठीक है, सिंधु नदी के आसपास ही तो पश्चिम की ओर तो रहते थे लोग, तो सिंध के, यानी कि जो सिंध के लोग जब कहा उन्होंने सिंधु प्लस स्थान करके जब बना आपका, तो सा से के जगह पे ईरानी लोग जो पढ़ते थे हा पढ़ते थे, हा पढ़ते, और ये दा और धा के, धा को क्या पढ़ते थे, दा और धा को पढ़ते थे दा। क्या पढ़ते थे, दा। तो इस धा के जगह पे उन्होंने जैसे बोलने में जो अच्छा लगा, सही लगा, उन्होंने रख दिया। तो इसे हम कर दिए हिंदू और स्थान जोड़ दिए। तो इसी प्रकार जो है आपका हिंदुस्तान बना। समझ में आ रहा है ना, कैसे बना, इसी प्रकार बना। वहाँ से सिंधु लिया और स्थान जोड़ दिया, सिंधुस्तान कह दिया। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हिंदी भाषा की जननी कौन है, यानी कि इसका जो केंद्र है, कहाँ से जन्म हुई इसकी जननी कौन है, तो ये संस्कृत है। अभी मैं संस्कृत के बारे में पूरी डिटेल से बात करूँगा। सबसे पुरानी भाषा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। समझ में आ रहा है ना, पूरा डिटेल से हम बात करेंगे इसमें। इसके बाद है सबसे पुरानी भाषा कौन है, तो सबसे पुरानी भाषा जो है संस्कृत है। अब हमारा नंबर आता है संस्कृत अगर पुरानी भाषा है तो कैसे, इससे हम बात करते हैं। संस्कृत के बाद में कैसे है, क्यों है, और इसके बाद दूसरी कौन सी भाषा है, इसका समय काल क्या है, सब बात करेंगे। पहला हम बात करते हैं संस्कृत। तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, सही से पढ़ लीजिए, कोई भी बुक उठा करके लिख लीजिए, सबसे प्राचीनतम भाषा आपकी संस्कृत है। समझ में आ रहा है ना। अब हम बात करते हैं, जो संस्कृत है ये सभी भाषाओं की जननी है। कोई भी भाषा ले लीजिए, ये जो संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी है।
अब देखिए, संस्कृत के बाद में पाली भाषा आई, और पाली भाषा के बाद में इसी प्रकार प्राकृत भाषा भी आई, और प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा भी आई, यानी कि अपभ्रंश को ही हम अवहट्ट भी भाषा कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं, ये जो अवहट्ट या अपभ्रंश का भाषा है, इसी का एक भाग होता है सौर सैनी। क्या होता है? सौर सैनी। और सौर सैनी से ही आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये देखिए, यहाँ से आपकी बहुत दूर है संस्कृत, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुआ था, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और संस्कृत का देखिए क्रम क्या है, इसी प्रकार है। अब हम बात करते हैं, संस्कृत दो प्रकार की थी। जो संस्कृत है वो दो प्रकार की थी। पहला, जो वेद उपनिषद लिखे गए थे, ये वैदिक संस्कृत कहलाते थे, वैदिक भाषा के संस्कृत कहलाते थे। और जो लोगों में व्यवहार की तरीके से प्रचलित थी, जैसे बोलने में, थोड़ा सा लिखने में, ये सब जो प्रचलित थी, जैसे लोगों पढ़ पाएँ, तो उससे हम कहते थे लौकिक संस्कृत, ठीक है। जैसे कि जो रामायण लिखा है, महाभारत लिखा है, ये सब लौकिक संस्कृत में लिखा है संस्कृत में ही, लेकिन ये कौन सी संस्कृत में लिखा है? लौकिक संस्कृत में। इसके बाद में आपका आता है पाली भाषा, और इसके बाद में प्राकृत भाषा, इसके बाद अपभ्रंश भाषा। अब इसका समय काल हम देख लेते हैं, कब से कब तक था। इसका जो औसतन एवरेज निकलता है 500 का गैप आता है, ठीक है। कितना गैप आता है? 500 साल का गैप आता है, ठीक है, ईसा पूर्व का। जैसे संस्कृत जो है, संस्कृत का जो वैदिक काल है, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। याद रखिएगा, जो ईसा पूर्व होता है ये घटता है, और जो ईसवी होता है ये बढ़ता है, ठीक है। जो ईसा पूर्व था ये घटता है, और ईसवी जो है बढ़ता है। ये घटता बढ़ता क्यों है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, क्योंकि समय काल थोड़ा सा जानना जरूरी है, कि बेसिक है। और लौकिक जो संस्कृत था, लौकिक संस्कृत ये माना जाता है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है, मतलब ईसा पूर्व। और पाली भाषा जो थी, पाली भाषा 5000 मतलब 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाई जाती है, मतलब मानी जाती है। ये सब एवरेज है, ठीक है, औसतन माना जाता है इनका बीच का गैप। और जो पाली भाषा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है बौद्ध ग्रंथ बने हैं। जो पाली भाषा है, इसमें कौन से ग्रंथ बने हैं? बौद्ध ग्रंथ जो हैं, जितने भी ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, वो सब पाली भाषा में ही पाए जाते हैं। प्राकृत भाषा जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। और इनका जो ग्रंथ है, यानी कि प्राकृत भाषा में किसका ग्रंथ है, तो ये ज़्यादातर जैन धर्म के जो जितने भी ग्रंथ हैं सब प्राकृत भाषा में हैं। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं पाली भाषा में हैं, और जैन धर्म के ग्रंथ जो हैं प्राकृत भाषा में हैं। समझ में आ रहा है ना। अपभ्रंश काल कब से कब तक माना जाता है? अपभ्रंश काल या सौर सैनी काल, तो ये जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके बाद आपका नंबर आता है हिंदी। तो हिंदी जो है, हिंदी 1000 से अब तक, यानी कि वर्तमान तक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसमें तो कई सारी भाषाएं बोली तो जाती हैं, लेकिन जिस भाषा की सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, तो उसी भाषा को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है, उसी को सबसे ज़्यादा माना जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार हिंदी जो है 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी कब से बोली जाती है, यानी कितना पुराना शब्द है, तो लगभग 1000 साल पुराना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट वीडियो था, और हाँ, हिंदी व्याकरण के एकदम बेसिक से लेकर के बहुत हाई तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय।